साथियों नमस्कार। नाद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पारस राजपुरोहित, स्कूल लेक्चरर म्यूज़िक। आज हम कर रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018 में जो पेपर हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे उसको दूसरे पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दे रखा है कि भिन्न को चुनिए, ठीक है। उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी, अभिनव गीतांजलि और श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम। ये पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और इसमें से जो भिन्न है उसको चुनना है। तो लक्ष्य संगीत पुस्तक है भातखंडे जी की, अभिनव राग मंजरी भी भातखंडे जी की है, और अभिनव गीतांजलि रामाश्रय झा की है, और श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम ये किन की है? भातखंडे जी की। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये रामाश्रय झा की किताब है। रामाश्रय झा को और क्या बोलते हैं? राम रंग बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो साथ में डिटेल होगी मैं बताता चलूँगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है म सा वादी संवादी वाली रागों को इंगित कीजिए। तो ऐसी रागें बतानी जिनका वादी संवादी म और सा हो। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है खमाज। खमाज का वादी संवादी क्या होता है? गंधार और निषाद, ठीक है। दूसरा दे रखा है मालकौंस। मालकौंस का वादी संवादी म सा। चलो ये तो ऑप्शन म सा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बागेश्री। बागेश्री का भी वादी संवादी होता है म और सा, ठीक है। और वृंदावनी सारंग का होता है रे और प। तो बस ये दोनों खमाज और वृंदावनी सारंग को हटा देंगे, पीछे बचेगा बागेश्री और मालकौंस, दूसरा और तीसरा। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है रात्रि गेय रागों को इंगित कीजिए। जिसका समय रात, जो रात में गाई जाती है, ऐसी रागें कौन कौन सी है? तो भूपाली, भूपाली भी रात में गाई जाती है, ठीक है। यमन, यमन भी रात में प्रथम प्रहर में, बिहाग दूसरे प्रहर में, ये भी। तो ये चारों रागें जो है रात्रि प्रहर में गाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 1 2 3 4 सभी रागें जो दे रखी है ये रात में गाई जाती है। अच्छा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वाद्य वितत वाद्यों की श्रेणी में आते हैं? वितत वाद्य पूछा है इन्होंने। एक होता है तत्वाद्य, एक होता है वितत वाद्य। दोनों में फर्क क्या है? तत्वाद्य मतलब जो तार से बने होते हैं या जो तंतु से बने होते हैं, ठीक है। और वितत मतलब क्या होता है? वितत का मतलब ये है कि जो गज से बजाए जाते हैं। गज से बजाए जाने वाले वाद्य कौन कौन से होंगे? तो देखो, रावण था गज से बजाया जाता है, कामायचा भी गज से बजाया जाता है, अलगोजा, अलगोजा तो भाई मुंह से बजाया जाता है, बांसुरी टाइप का होता है ना, और मोरचंग ये भी मुंह से बजाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रावण था और कामायचा। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है भिन्न को चुनना है। इसमें भी फिर से भिन्न को चुनना है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है अलाउद्दीन खान साहब, ठीक है। दूसरा दे रखा है अल्लाहदिया खां, तीसरा दे रहा है अली अकबर खां, और चौथा दे रखा है अन्नपूर्णा देवी। तो ठीक है, अलाउद्दीन खान साहब, इसमें ऑप्शन हो जाएगा अल्लाहदिया खां, क्योंकि इनका ये अलाउद्दीन खान साहब का घराना मेयर घराना, और उनके ही ये लड़के हैं अली अकबर खान साहब, और उनकी पुत्री है अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन, क्या अल्लाहदिया खान साहब। अल्लाहदिया खान साहब जयपुर घराने के हैं और यही भिन्न है, बाकी सब तो मेहर घराने के तीनों। चलो ठीक है। छठा प्रश्न क्या दे रखा है? संगीत मार्तंड की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है नारायण मोरेश्वर खरे, दूसरा है डीवी पलुस्कर, तीसरा है फैयाज खां, और चौथा है ओंकारनाथ ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ओंकारनाथ ठाकुर। संगीत मार्तंड की उपाधि किसने दी थी? संस्कृत विद्यालय ने दी थी, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय ने इनको संगीत मार्तंड की उपाधि दी थी। इनको उपाधि और एक मिल रखी है, संगीत सम्राट भी मिल रखी है। ओंकारनाथ ठाकुर को क्या मिल रखी है? संगीत सम्राट, और संगीत महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय ये किसने दी थी? नेपाल नरेश ने दी थी। संगीत महामहोपाध्याय, संगीत सम्राट और संगीत मार्तंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसका आंसर हो जाएगा ओंकारनाथ जी। उसके बाद अगला प्रश्न है सातवां, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध मध्यम वेंकटमखी के किस स्वर के समकक्ष है? तो ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की जो स्वरों की आपस में कंपैरिजन होता है उससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है इसका कंपैरिजन? देख लो, हमारे स्वर जो लिखते हैं इनका कंपैरिजन में क्या लिखते हैं अपन? सा सा। हमारे स्वर क्या है? सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर मध्यम, ऐसे ही चलते जाएंगे। इनका क्या है? इनमें क्या होता है? कोमल से पहले क्या आता है? शुद्ध रे, शुद्ध ग, शुद्ध स्वर आते हैं। तो क्या आएगा? रे शुद्ध। अच्छा, फिर क्या आएगा? गंधार शुद्ध,
उसके बाद क्या आएगा, साधारण गंधार, साधारण गंधार, उसके बाद अंतर गंधार, और उसके बाद मध्यम, शुद्ध मध्यम। ठीक है, और यहाँ पे रे में क्या आएगा, पंचश्रुतिक रे, पंचश्रुतिक रे, षटश्रुतिक रे। ठीक है, तो इस तरह शुद्ध मध्यम तो क्या हो जाएगा फिर से भाई, शुद्ध मध्यम ही होगा। बाकी सबका पूछेंगे तो इस तरह हमको लिखना पड़ेगा, साधारण गंधार, अंतर गंधार। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा शुद्ध मध्यम को हम शुद्ध मध्यम ही बोलेंगे। चलो 8वां प्रश्न है, यदि एक ताल की दुगुन और चौगुन को एक आवर्तन में कहना हो तो इस लयकारी का प्रारंभ किस मात्रा से होगा। लयकारी का प्रारंभ किस मात्रा से होगा अगर एक ताल की दुगुन भी करें और चौगुन भी करें और एक आवर्तन में करनी है। ठीक है, चलो एक ताल मात्रा कितनी, 12 मात्रा, 12 मात्रा की एक दोगुन कितने में होगी, तो 6 मात्रा में, और 12 मात्रा की चौगुन कितनी में होगी, 4 का भाग दे देंगे 3 मात्रा में। इसका मतलब हमको मात्रा कितनी चाहिए, 9 मात्रा चाहिए। ठीक है, तो पहली छोड़ देंगे, दूसरी छोड़ देंगे, तीसरी पीछे बची कितनी, 12 में से 9 गया, 3 बचेगी, तो चौथी मात्रा से हम शुरू कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा चौथी मात्रा से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, भिन्न को चुनना है, फिर से भिन्न को चुनना है। ऑप्शंस दे रखी, रागे दे रखी है, इनमें भिन्न क्या है। पहले दे रखी है वृंदावनी सारंग, दूसरी यमन, तीसरी भूपाली और चौथी देशकार। इसमें सब कुछ भिन्न को चुनना है। भिन्न में चुनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राग देख लो सबका। जाति इसमें क्या है, वृंदावनी सारंग की जाति ओडो, ओडो ओडो। यमन की जाति संपूर्ण, भूपाली की जाति ओडो और देशकार की भी ओडो। तो ये दोनों सबकी ओडो ओडो है, बस यमन की संपूर्ण है। सारी देख लेंगे पर भाई, थाट भी देख लेंगे, थाट सबके अलग अलग है, इसमें बैठ नहीं रहा है, जाति बैठ रही है, इसलिए जाति के आंसर के हिसाब से ये पूछ रहा है, यमन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, तानपुरे की जवारी किस गुण को इंगित करती है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अवशोषण, अनुरणन, कर्णातीत या खंड। तो इसका आंसर तो अनुरणन हो जाएगा भाई, रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां। 11वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, सुमेलित करना है। पहले सूची में रागे दे रखी है, दूसरी सूची में कर्नाटक की जो रागे हैं वो दे रखी है, तो इनको आपस में मैच कराना है। तो बेलावल को क्या बोलते हैं, तो बेलावल को बोलते हैं धीर शंकराभरण, है ना, भैरव माया मालव गोड़। तोड़ी को क्या बोलते हैं, शुभ पंतु बराली, और मारवा को बोलते हैं गमन श्रीय। तो देख लो, एक आ तीसरा, एक आ तीसरा, बस इसी से हो जाएगा। वैसे अगर बिलावल का पता होगा तो बिलावल इससे भी हो जाएगा, बिलावल का हो जाएगा शंकराभरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, राग मालकौंस में यदि कोमल रे और प, ये भाई शुद्ध प मतलब प लिखना चाह रहा था, को जोड़ दिया जाए तो अन्य कौन सा राग प्रकट होगा। वैसे आरपीएस ने इसको डिलीट कर दिया था क्योंकि प के नीचे इन्होंने ये लगा दिया था। चलो, पर इसमें सीधा हम कर सकते हैं। मालकौंस में क्या होता है, प हट जाता है, प नहीं होता है, द नी और सा। ग द नी कोमल होते हैं, पंचम नहीं होता, तो पंचम लगाना है, ये पंचम लगा दिया, और यहाँ रे कोमल लगा दिया, तो क्या बनेगा, रे ग द नी कोमल। तो रे ग द नी कोमल किस में आता है, खमाज में। खमाज में कोमल नहीं आते, सिर्फ नी कोमल आता है। भैरव में रे और द ही कोमल आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बागेश, क्या, भैरवी। ठीक है, तो 12वें का आंसर हो जाएगा भैरवी, रे ग द कोमल हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न दे रखा है, पलुस्कर के द्वारा राम नाम आश्रम की स्थापना कहाँ की गई है। राम नाम आश्रम की स्थापना कहाँ की, ऑप्शन दे रखे लाहौर, मिर्ज, नासिक और धारवाड़। तो आंसर हो जाएगा इसका नासिक। कब करी थी भाई, ये करी थी 1922 में। 1922 में स्थापना की राम नाम आश्रम की, इसको राम नाम आधार आश्रम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन ग्रंथों को इंगित कीजिए। तो आधुनिक काल के ग्रंथ कौन से, उनके बारे में बताना है। पहला है ध्वनि और संगीत, दूसरा है संगीत चिंतामणि, तीसरा राग तत्व विबोध, और चौथा है संगीतांजलि। आधुनिक काल के ग्रंथों के बारे में बताएंगे। तो ध्वनि और संगीत ललित किशोर सिंह का है, आधुनिक काल का है।
संगीत चिंतामणि आचार्य बृहस्पति का आधुनिक काल का है। राग तत्व विबोध ये श्रीनिवास का है, ये मध्यकाल श्रीनिवास। और संगीतांजलि, संगीतांजलि किसका है? ओंकारनाथ ठाकुर का, ओंकारनाथ ठाकुर, ये भी आधुनिक है। तो ये बस तीसरा छोड़ देंगे और बाकी सब हो जाएगा आंसर इसका। 1, 2 और चौथा नहीं है, तो ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, राग बिहाग में अवरोह में किन स्वरों का अनभ्यास अल्पत्व दिखाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, दैवत और ऋषभ, निषाद और पंचम, म और ग और सा और नी। तो इसका आंसर तो भाई ये है प म ग म ग सा। ये रे को अपन छोड़ते हैं और द को भी छोड़ते हैं, अनभ्यास अल्पत्व कराया जाता है इसका। तो आंसर हो जाएगा पहला। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 7 स्वरों की आवश्यकता नहीं है? ऐसी कौन किसमें है जिसमें 7 स्वरों की आवश्यकता नहीं? ग्राम में 7 स्वर चाहिए, चाहिए। थाट में भी चाहिए, राग में नहीं चाहिए 7 स्वर, आवश्यकता नहीं है, मतलब 7 स्वर कम होंगे तो भी चलेगा, 7 स्वर होंगे तो भी चलेगा। और सप्तक में तो चाहिए ही चाहिए। तो राग में मिनिमम कितने चाहिए? 5 होंगे तो भी राग बन सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद 17वां, अनिबद्ध गान का समूह चाटिए। ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रबंध, वस्तु, रूपक, ख्याल, टप्पा, धमार, कृति, तिल्लाना, पदम और रागलाप, रूपकलाप और आलप्ति। अनिबद्ध गान का मतलब क्या हो? जो सुरताल में निबद्ध हो उसको निबद्ध बोलते हैं, और जो नहीं हो उसको अनिबद्ध बोलेंगे। तो प्रबंध, वस्तु, रूपक ये निबद्ध के पार्ट है। ख्याल, टप्पा और धमार ये भी निबद्ध है। कृति, तिलाना ये भी निबद्ध है। तो अलाप जो है ये रागालाप, रूपक अलाप और आलप्ति ये अनिबद्ध गान के प्रकार है। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, मध्यम ग्राम में मध्यम स्वर है। ऑप्शन द्विश्रुतिक, त्रिश्रुतिक, चतुश्रुतिक, षड्जांतर। तो इसका आंसर तो भाई सीधा सीधा है चतुश्रुतिक। मध्यम ग्राम में मध्यम क्या हो जाएगा? चतुश्रुतिक, क्योंकि षड्ज ग्राम में जब पंचम सतरवीं श्रुति होता है, इसको 16वीं श्रुति भी कर देते हैं, तो ये बन जाता है मध्यम ग्राम। और मध्यम तो वैसे ही 4 श्रुति का ही होता है, तो 4 श्रुति का ही, सिंपल है। उसके बाद अगला है, सितार वादन में सही क्रम को चाटना है। कौन कौन सा क्रम है जो हम बजाते हैं? मसीद खानी पहले, रजा खानी, जोड़ अलाप, या मसीद जोड़ अलाप, रजा खानी, जोड़ अलाप, रजा खानी, मसीद खानी, या जोड़ अलाप, मसीद खानी, रजा खानी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले भाई जोड़ अलाप करते हैं, फिर मसीद खानी जिसको बड़े ख्याल की तरह विलंबित ख्याल में बजाते हैं, और रजा खानी द्रुत ख्याल में बजाते हैं। तो मसीद खानी कौन सी है? दिरदा दिरदारा दादारा। ठीक है, दिरदा दिरदारा दादारा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस समूह का वादी स्वर गंधार है? तो वादी स्वर छांटना है हमको। देशकार, भैरवी और भैरव। देशकार का वादी क्या होता है? धग। भैरवी का वादी मसा, और भैरव का धरे। इसमें तो है नहीं कोई भी। यमन का ग नहीं जरूर होता है। भूपाली का गद और भैरव का धरे, फिर नहीं है। देश का क्या है? रेप। वृंदावनी सारंग का भी रेप, और भैरवी का मसा। बिहाग का वादी समाधि है गनी, खमाज का गनी, और यमन का भी गनी। इसका आंसर हो जाएगा भाई 20वें का आंसर हो जाएगा चौथा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, 21वां है, राग भूपाली और राग देशकार में क्या समानता है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है। भूपाली और देशकार दोनों औडव जाति के राग है। थाट दोनों का अलग अलग है। इसका कल्याण, इसका बिलावल जाति। ठीक है, वादी समाधि इसका गद है, इसका धग है, और समय इसका रात्रि का प्रथम पहर, ये दिन में गाते हैं, बिलावल थाट का है। तो आंसर हो जाएगा इसकी जाति, जिसमें जति लिखा है, जाति समान है। अगला प्रश्न है, स्वरों को राग वृंदावनी सारंग के अनुसार मिलाना है। वृंदावनी सारंग के अनुसार, तो ठीक है, वादी स्वर, समाधि, अनुवादी, विवादी। वादी स्वर क्या होता है इसका? वादी स्वर होता है रे, वादी समाधि रे प। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, दोनों में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद वर्जित स्वर बोलो, विवादी स्वर बोलो, कौन सा है? तो भाई सारे, वृंदावनी में सारे मापा नीस आ जाता है, दैवत नहीं लगता। तो विवादी स्वर कौन सा है? दैवत। तो डी का दूसरा होना चाहिए, तो डी का दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, 10 थाट व्यवस्था में कोमल रे युक्त थाट कितने हैं? तो हमारे पास 10 थाट है, उसमें कोमल रे कितने थाटों में आता है? कौन कौन से? एक तो भैरव, भैरव, भैरवी, भैरव, भैरवी, पूर्वी,
मारवा और तोड़ी। बस ये थाट है, 5 थाट। तो 5 थाटों में आता है कोमल रे। ठीक है, उसका अगला प्रश्न है, पलुस्कर स्वरलिपि के अनुसार धमार ताल के चिन्ह है। धमार ताल क्या है? क देट धा, क तेट ता। तो 5, 2, 3 और 4। सबसे पहले सम आता है। सम में पुलुस्कर पद्धति में सम को पहली मात्रा को 1 लिखते हैं, अपने यहाँ पे क्या है भालखंडे जी क्रॉस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 मात्रा अगली जो ताली है उसको लिखते हैं 1, 6, और हम क्या लिखेंगे दूसरी ताली, है ना। तो इसमें क्या आ जाए 1 और 6 कहाँ, ये तो बस ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद खाली को खाली में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। इस तरह से हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार सही विकल्प को इंगित कीजिए। तो क्या है विकल्प दे रखे हैं? 10 थाट वर्गीकरण, 10 विध राग वर्गीकरण, मेल राग और जाति गायन। अच्छा, क्रम के अनुसार कौन कौन पहले आया? 10 थाट वर्गीकरण, 10 विध राग वर्गीकरण, मेल और जाति गायन। जाति गायन तो बाद में नहीं आया, सबसे पहले जाति गायन ही आया था। देख लो भाई, जाति गायन सबसे पहले कहाँ पे? जाति गायन, मेल, 10 विध राग। सबसे पहले जाति गायन आया, फिर 10 विध राग वर्गीकरण, मेल राग आया, उसके बाद थाट आए। आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां, वीणा के तार पर शुद्ध स्वरों की स्थापना की प्रक्रिया किस विद्वान द्वारा प्रारंभ की गई? तो वीणा पर सबसे पहले शुद्ध स्वरों की स्थापना किसने करी? सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं। भातखंडे जी ने नहीं करी, अहोबल जी ने करी, बिल्कुल ठीक है। हृदय नारायण देव ने भी करी थी, श्रीनिवास ने भी करी थी, लेकिन सबसे पहले प्रारंभ की पूछा है तो, है ना, अहोबल ने करी। सबसे पहले प्रारंभ अहोबल ने किया था, उसके बाद काफी लोगों ने बताई। 27वां प्रश्न है, भरत ने कुतुब को कितने भागों में विभाजित किया है? कुतुब मतलब क्या है? वाद्य वृंद। तो वाद्य वृंद को भरत ने 3 भागों में बांटा है। तत्कुतुब, 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 अवनद कुतुब और तत्कुतुब और नाट्य कुतुब। तत्कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्य कुतुब। ठीक है, 3 भागों। अगला प्रश्न है 28वां, आधुनिक शुद्ध पैमाने में स्केल में यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो म की आंदोलन संख्या कितनी होगी? तो हमको पता ही है, सा की 240, सा रे 270, 300 गंधार की और 320 है मध्यम की। तो मध्यम की कितनी हो जाएगी? 320। उसके बाद अगला प्रश्न, एक सेमीटोन का अर्थ है। एक सेमीटोन 4 श्रुति अंतर, 3 श्रुति अंतर, 2 श्रुति अंतर, 5 श्रुति अंतर। इसका है 2 श्रुति अंतर। 30वां प्रश्न है, अख्तर पिया के नाम से कौन जाते जाते हैं? अमीर खुसरो, ऑप्शन दे रखे हैं, अकबर, अदारंग या वाजिद अली शाह। इसका आंसर है वाजिद अली शाह। अख्तर पिया के नाम से जान जाते हैं वाजिद अली शाह। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? स्फुरित, गुम्फित, उम्फित, कंपित। तो हम याद रखते ही हैं 15 गमक, स्फुरित, कुंपित, उम्फित, मुद्रित, नामित, प्लावित, मिश्रित, आहत, आंदोलित, तो इसके तो ये सब तो है ही भाई। ये गुम्फित नहीं है, गुम्फित कोई गमक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है 32वां, स्वस्थान नियम में स्थायी स्वर से 8वां स्वर कहलाता है। 8वां स्वर हमको पता है कौन सा कहलाता है? द्विगुण। द्विगुण स्वर कहलाता है। देखिए, ये मैंने बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा स्थायी स्वर को क्या बोलते हैं? आरंभिक स्वर या अंश स्वर कहते हैं, जिसको वादी स्वर भी बोल सकते हैं। स्थायी स्वर भी बोलो, अंश स्वर या वादी स्वर। द्वयर्थ स्वर कौन सा होता है? 1.5 गुना होता है, या मतलब चौथा स्वर मान सकते हैं। जो सा से चौथा स्वर कौन सा हो जाएगा? मध्यम। अर्धस्थित स्वर और द्विगुण स्वर। अर्धस्थित द्विगुण स्वर कौन सा होता है? पहले से लिखा हुआ है इसमें, देखो, स्थायी का 8वां स्वर कौन सा होता है? द्विगुण स्वर। और द्वयर्थ, देखो, द्वयर्थ और द्विगुण के बीच का जो स्वर होता है उसको बोलते हैं अर्धस्थित स्वर। स्थायी स्वर, द्वयर्थ स्वर, द्विगुण स्वर और उन दोनों के बीच का अर्धस्थित स्वर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुण स्वर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गायकों के अवगुण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है, पहला विताल, दूसरा कंपित, तीसरा सुगट और चौथा है संदष्ट। तो भाई ये जो है अवगुण नहीं है, ये गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा सुगट। बाकी सब अवगुण है। संदष्ट दांत पीस के गाने वाला, कंपित होने वाला, विताल ताल से विताल। ठीक है, अगला प्रश्न है 34वां, मध्यम पंचम और दैवत का पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? ऑप्शन दे रखा है, रे मी फा, डो रे मी फा, सोल ला सी। तो क्या बोलते हैं? डो रे मी फा सोल ला सी डो, है ना। डो रे मी फा, मध्यम को क्या बोलते हैं? डो रे मी फा।
तो आंसर हो जाएगा ये फा सोल ला। ठीक है। उसके बाद 35वां प्रश्न, सही कूट को चुनिए। भरत से भातखंडे तक के सभी संगीतकारों ने अपने 7 स्वरों को एक मत से 22 श्रुति के सप्तक में स्थापित किया है। 22 श्रुति में स्थापित किया, बिल्कुल। एक सप्तक में सभी ने एक सप्तक में सभी ने 22 श्रुति मानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा देखा है, मध्य तथा आधुनिक कालीन संगीत शास्त्रियों ने स्वरों के परस्पर अंतराल को बताने के लिए आंदोलन संख्या का उल्लेख किया है। वे आंदोलन संख्या का उल्लेख किया है पर मध्यकाल में नहीं किया, आधुनिक काल में किया हुआ है आंदोलन संख्याओं का उल्लेख। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां, द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे मतंग, नारद, रामामत्य, लोचन। तो इसका आंसर है मतंग। ठीक है। नंदिकेश्वर मत है, उन्होंने भी द्वादश स्वर मूर्छना के बारे में बताया, मतंग ने भी बताया। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर मंदरा किस ग्राम की पहली मूर्छना है? ये तो सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं मध्यम, गंधार, षडज और वैदिक। तो इसका आंसर हो जाएगा षडज ग्राम का है उत्तर मंदरा। रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, अश्वगांता, विरुद्ध गता, है ना। अगला प्रश्न है 38वां, निम्नलिखित में से मार्ग ताल श्रेणी में आने वाले हैं। मार्ग ताल कौन कौन सी है? तो 5 मार्गी तालें हैं, उनमें से जो नहीं है वो बतानी, आने वाले जो है वो बतानी है। तो पहला देखा पंचपाणी, दूसरा है चाचपुट, तीसरा त्रिभिन्न, चौथा त्रिप। त्रिभिन्न और त्रिप तो भाई ये क्या है? गमक है। ठीक है। पंचपाणी और चाचपुट है, वो कौन कौन सी है? चंचतपुट, चाचपुट। 5 है चंचतपुट, दूसरा है चाचपुट, चंचतपुट, चाचपुट, षट पिता पुत्रक, षट पिता पुत्रक, समव्यष्टक और उद्गट। तो ये 5 है और षट पिता पुत्रक को ही बोलते हैं पंचपाणी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा है, तो पहला और दूसरा है तो आंसर हो जाएगा दूसरा। 39वां सवाल है, 8 अक्षर से युक्त चतुस्र जाति की त्रिपुट ताल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है आदि ताल, चापू ताल, मठ ताल और रूपक ताल। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि ताल। 40वां प्रश्न है, प्राचीन संगीताचार्य ने सा म प को चतुश्रुतिक स्वर माना। आधुनिक संगीतकारों ने सा म प की कितनी श्रुतियां मानी हैं? तो भाई प्राचीन हो या संगीतकार हो आधुनिक के, सबने श्रुतियां तो सबने बराबर ही मानी है, जैसी उन्होंने मानी थी वैसे ही मानी इन्होंने भी। बस स्थिति का फर्क है, प्राचीन और मध्यकाल वालों ने जितनी भी श्रुतियां उनके अंतिम स्थान पर रखा था और आधुनिक वालों ने उनके प्रारंभिक स्थान पर रखा, बस इतनी सी बात है। इसका आंसर हो जाएगा 4। सामपा को 4 श्रुतियां मानी। पहला। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कथन को चुने जो सही नहीं है। पहला, मध्यकाल में राग रागिनी वर्गीकरण की व्यवस्था उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों में रही। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, राग रागिनी वर्गीकरण रागों के स्त्री पुरुष रूप को दर्शाता है। यही तो है, स्त्री पुरुष रूप को दर्शाता ही है रागिनी वर्गीकरण। राग रागिनी, राग पुरुष, रागिनी उनकी स्त्री। संगीत दर्पण में राग रागिनी वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। संगीत दर्पण में दामोदर ने उल्लेख किया है इनका। और राग रागिनी वर्गीकरण के संबंधित सभी विद्वानों में राग रागिनी के नामों में मत एक है, मत एक नहीं है, सभी ने अलग अलग मानी है। क्योंकि अपन हम पढ़ते हैं कल्लीनाथ मत पढ़ते हैं और एक शिव मत पढ़ते हैं, इन दोनों ने अलग मानी है। और भरत मत पढ़ते हैं, भरत और हनुमत मत, इन्होंने अलग अलग मानी है ना, तो ये सीधा हो जाएगा गलत। उसके बाद अगला, भरत ने 18 जातियों का वर्गीकरण किया है। अच्छा, कितने ग्रामों में किया ये पूछ रहे? 2 ग्रामों में, 6 ग्रामों में, 4 ग्रामों में, 5 ग्रामों में। 18 जातियों को इन्होंने 2 ग्रामों में बांटा था, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। षडज और मध्यम, बस ये 2 ग्रामों में बांटा 18 जातियों को। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है 43, कर्नाटक संगीत में विकृत स्वरों का स्थान है।
विकृत स्वरों का, ये तो मैं पहले बता रहा था, उस टाइम भी बताया था। शुद्ध स्वर से नीचे, शुद्ध स्वर से ऊपर, या शुद्ध स्वर से ऊपर और नीचे दोनों, या शुद्ध स्वर स्थान पर, क्योंकि कर्नाटक संगीत के सभी स्वर अचल है। अचल तो ये ठीक है। तो भाई मैंने बताया था जब सा लिखते हैं सा, फिर मैंने लिखा बोला शुद्ध स्वर लिखते हैं पहले, फिर शुद्ध स्वर लिख दिया, फिर मैंने बनाया साधारण गंधार अंतर्गंधार, साधारण गंधार अंतर्गंधार। इसका मतलब क्या है, शुद्ध स्वर पहले आता है, उसके बाद विकृत स्वर आते हैं। तो शुद्ध स्वर से, तो विकृत स्वर कहाँ आते हैं, शुद्ध स्वर से ऊपर आते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। विकृत स्वरों का पूछा है तो शुद्ध स्वर पहले आएगा, उससे ऊपर आएगा विकृत स्वर। 44वां प्रश्न है, चतुर्दंडी में निहित है। चतुर्दंडी में क्या निहित है? पहला ऋक् साम स्तोत्र और स्तोभ, दूसरा दे रखा है मेल थाट लय और ताल, तीसरा है आलाप ठाए गीत प्रबंध, और चौथा है ध्रुवा निर्गीत बहिर्गीत और जति। तो इसका आंसर हो जाएगा आलाप ठाए गीत प्रबंध। चतुर्दंडी का मतलब यही है, 4 दंड है, आलाप ठाए गीत प्रबंध। 45वां सवाल, मेलोडी किस अर्थ को दर्शाती है? पहला दे रखा है स्वरों के क्रमिक उच्चारण को, अनेक स्वरों के एक साथ उच्चारण को, तीसरा दे रखा है केवल वाद्य वादन को, और चौथा है केवल गायन को। इसका आंसर हो जाएगा स्वरों के क्रमिक उच्चारण को। मेलोडी, हमारे हिंदुस्तानी संगीत जो है उसका आधार मेलोडी है, जिसमें एक एक स्वर हम बजाते हैं, कोई भी स्वर साथ में नहीं बजाते, एक एक स्वर जो बजाते हैं उसको बोलते हैं मेलोडी, ठीक है। और स्वरों के क्रमिक उच्चारण को, अनेक स्वरों को एक साथ बजाएंगे अगर तो हारमोनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 46वां, यदि राग बिलावल के रे को सा मानकर हारमोनियम पर आरोह किया जाए तो किस राग की प्राप्ति होगी? ऐसे सवाल बहुत आते हैं भाई, समझ लो। राग बिलावल के रे को सा मानना है। राग बिलावल में क्या होता है, सभी स्वर शुद्ध, सा रे ग म प ध और नी, ठीक है। इसमें रे को सा मानना, रे को सा मान लिया, ठीक है। उसके बाद सा मान कर गाना है, तो रे से ग का अंतराल क्या है, बीच में एक स्वर आता है, ठीक है। तो बीच में एक स्वर को छोड़ देंगे, सा से एक स्वर छोड़ेंगे कोमल रे, अगला क्या आएगा, तो सीधा आएगा रे, ठीक है। उसके बाद भी एक स्वर छोड़ेंगे, यहाँ पे कोमल ग होता है वो छोड़ दिया है, तो यहाँ मैंने कोमल रे छोड़ दिया, चलो ठीक है। टोन का फर्क है, मैं सीधे समझ में हो तो टोन का फर्क है। ग से म के बीच में सेमी टोन का फर्क है, तो हम रे से सेमी टोन का फर्क लेंगे तो क्या आएगा, कोमल गंधार, क्योंकि इसमें भी सेमी टोन का फर्क लेना है, जैसा है ये डिफरेंस है वैसा का वैसा यहाँ लेंगे। तो कोमल गंधार, तो सा रे कोमल गंधार। ऑप्शन देखो पहले, जब पूरा करने से पहले ऑप्शन देख लेते। खमाज कोमल गंधार आता नहीं, भैरव कोमल गंधार आता नहीं, यमन कोमल गंधार आता नहीं, काफ़ी आंसर हो जाएगा बस। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चलो आज के प्रश्न इतने ही हैं, ठीक है। हमने 46 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगली पार्ट में करेंगे। और हमारा बैच चल रहा है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है, ताकि आप जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी कर सकें। 8741005166, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।